नमस्कार दोस्तों, पैक्स इंडिका में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को ढेर सारी शिवरात्रि की बधाइयाँ। भगवान शिव हम सब पे कृपा करें, भारत देश पर कृपा करें और पूरी दुनिया पर कृपा करें। आप सभी को इंटरनेशनल वीमेंस डे की भी बहुत-बहुत बधाइयाँ। और शिव और शक्ति का एक अनूठा मिलन होता है। शिव जी को ही हम बोलते हैं कि वो एक ऐसे पुरुष हैं जो कि संपूर्ण हैं। और संपूर्ण जब कोई होता है तो उसमें पुरुष और महिला के जब दोनों के गुण होते हैं तभी वो उस इंसान को आप संपूर्ण बोलते हैं। और इसीलिए हम शिव को संपूर्ण बोलते हैं और शिव को भी हम अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली थोड़ा सा अलग टाइप का सिस्टम है कि हम पुरुष और महिला का जो हम भेद करते हैं, जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो वेद हैं या जो अ, हमारे जो हमारे ट्रेडिशन में जो हिंदू जो पुरुष और महिला का जो अंतर बताया गया है, वो उनके जेंडर के आधार पे नहीं बल्कि उनके गुण के आधार पर बताया गया है। तो जैसे हार्ड वर्किंग हो गया तो वो पुरुष का गुण हो गया, लव हो गया, केयरिंग हो गया, अफेक्शन हो गया, वो फीमेल का गुण हो गया। बट दैट डज़न्ट मीन कि लड़कियाँ हार्ड वर्क नहीं करती हैं या ब्रेड अर्नर नहीं होती हैं। ये सिर्फ़ गुण की बात है। तो शिव जी में एक ऐसा गुण है, शिव जी एक ऐसे पुरुष हैं या एक ऐसे इंसान हैं। इनफैक्ट पुरुष का मतलब अभी हम समझते हैं महिला और जेंडर में बात करते हैं, बट पुरुष का मतलब अलग ही होता था पहले के समय में। तो शिव जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर नारी और पुरुष दोनों के गुण संपूर्ण तरीके से समाहित हैं। इसीलिए उनको अर्धनारीश्वर भी बोला जाता है। एनीवे, सो आते हैं हम अपने विषय पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं टाइम्स नाउ का जो ओपिनियन पोल आया है। अ, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल आया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे इंडिया टीवी का जो ओपिनियन पोल है वो एनडीए को 378 के आसपास सीट दे रहा है और बीजेपी को तकरीबन 335 के आसपास सीट दे रहा था। और इनफैक्ट आपका जो ये टाइम्स नाउ का जो सर्वे आया है, ये भी तकरीबन उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि उसने बीजेपी को सीट दिया है करीबन 338 के आसपास और अ, कांग और एनडीए को सीट दिया है नियर अबाउट 390 या 390 के आसपास सीट दिया है उसने। तो आप देखोगे कि लगातार सीट बढ़ती जा रही हैं। अ, कैसे टाइम्स नाउ का जो सर्वे है और इंडिया टीवी का सर्वे दोनों ऑलमोस्ट मुझे लगता है दिशा सही पकड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे 2 इंडिपेंडेंट सर्वे एक जैसा ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब कि ग्राउंड में कुछ हलचल तो है। कुछ इंडिकेशन या कुछ आपको हवा का रुख तो समझ में आ रहा है। और अगर आप टाइम्स नाउ का जो सैंपल साइज़ देखेंगे वो तकरीबन तकरीबन 3 लाख का सैंपल साइज़ है। और जिसमें से 85% तो फील्ड में हुआ है और 15% टेलीफ़ोनिक हुआ है। तो एक तरीके से मान के चलिए कि एक अच्छा सैंपल साइज़ है, जिसको और एक अब देखिए भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ पर अच्छा सैंपल साइज़ भी 1% के आसपास भी आप मानोगे अगर, तो 1% भी यहाँ पर 1.5 करोड़ के आसपास होता है। तो इतना बड़ा सर्वे करने का कोई औचित्य भी नहीं है एक्चुअली। और 3 लाख का सर्वे भी मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा सैंपल साइज़ है। आपको एटलीस्ट एक दिशा तो दे ही देता है वो। सैंपल में क्या निकल के आ रहा है, सर्वे में क्या निकल के आ रहा है? ओपिनियन पोल में ब्रॉडली वही है जो कि इंडिया टीवी का है। बीजेपी जनरली अच्छा करती जा रही है, अपना आधार बढ़ाती जा रही है। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट सारे स्टेट में बीजेपी अपने हिसाब से एक अच्छा अलायंस भी स्टिच कर रही है, प्लस अपने आप को भी मजबूत कर रही है। और ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो इस समय बीजेपी में आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ी हुई है। ज़्यादातर लोग बीजेपी के साथ समझौता करना चाहते हैं। तो अगर आप पॉलिटिक्स में देखो एक चीज़ और भी आप देख सकते हो, आपको कोई ओपिनियन पोल जानने की ज़रूरत नहीं है या देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना अनुमान लगाना शुरू करोगे तो आपको अनुमान में ही समझ आ जाएगा कि 2-3 इंडिकेटर्स आपको खुद समझ में आ जाएँगे। वो इंट्यूटिवली आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई अलायंस किसी पार्टी का अलायंस ज़्यादा हो रहा है किसी के साथ, तो आप समझ लीजिए कि वो पार्टी स्ट्रॉन्ग हो रही है। क्योंकि बाकी अलायंस को भी लगता है ना कि हम इनके साथ आके जो इनके साथ जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, उसको भी हम कैपिटलाइज़ कर सकें। तो लोग नॉर्मली उस केस में
उस पार्टी के साथ जाते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होती है। तो पहला इंडिकेशन तो आपको इस टाइप से मिल जाएगा। आप देखेंगे इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है, बहुत ही मुश्किल से 1 या 2 ही पार्टी साथ में आ पाए हैं और प्रोमिनेंटली तो सिर्फ़ 2 ही पार्टी कह सकते हैं साथ में ही, एसपी आई है और आरजेडी आई है। उसके अलावा तो और कोई पार्टीज़ नहीं आई हैं साथ में, जो जिसको आप बोल सकें कि हाँ, वो स्ट्रॉन्ग कोई कद्दावर नेता। ममता बनर्जी साथ में नहीं आई और साउथ में बीआरएस भी साथ में नहीं आया। उनके अपने भी कुछ-कुछ मतभेद हैं आपस में। कैनिबलाइज़ेशन का मतलब हो सकता है, वोट काटने का कॉन्सेप्ट हो सकता है। और वो चीज़ें हैं, वो हार्ड रियलिटीज़ हैं जो कि फेस करनी पड़ती है। और मेरे ख़्याल से बीजेपी को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज तो मिल ही गया है। बीजेपी ने अपना अलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है और अपने आप को बहुत, और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जब बीजेपी ने बोला है कि 400 पार, तो वो एक अलायंस के लिए भी उन्होंने एक सिग्नल दे दिया था कि वी आर ओपन टू अलायंसेस। तो अब अभी आप देखोगे अलायंसेस स्टिच होती जा रही हैं बीजेपी के साथ और कुछ-कुछ चीज़ें अब अलायंसेस बन रही हैं, तो कुछ-कुछ उसमें से हिकअप्स भी आएँगे, बट वो मुझे लगता है कि ब्रॉडली बीजेपी का अपर हैंड है। नेगोशिएशन जब बीजेपी करती है, जब नेगोशिएटिंग टेबल में बैठती होगी, तो बीजेपी अपने हिसाब से काम करती है और ज़्यादातर 80 टू 90% केसेज़ में अपनी बातें मनवा लेती है। जब वो कमज़ोर थे तब भी मनवा लेते थे, अभी तो स्ट्रॉन्ग है तो मनवा ही लेंगे वो। तो इस मामले में बीजेपी इज़ अ वेरी हार्ड नेगोशिएटर। दूसरी बात ये है कि आप जनरली देखोगे बीजेपी की जो सीट बढ़ रही है इस बार, जो कुछ सीट्स हैं जो कि बीजेपी में, जहाँ पर पिछले 2 इलेक्शन में बीजेपी ने अच्छा खासा परफ़ॉर्म किया था, वहाँ पे बीजेपी अभी भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सब में कर रही है। बट जो सीटें सीटें बीजेपी की बढ़ रही हैं 303 के ऊपर, वो सीटें को जनरली एडिशन अभी हो रहा है। टाइम्स नाउ के सर्वे के हिसाब से मैं बात करूँ तो वो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 7-8 सीट बढ़ रही हैं, 8-9 सीट बढ़ रही हैं। बंगाल में 8 3-4 सीटें बढ़ रही हैं। उसके बाद तेलंगाना में 2-3 सीट 1-2 सीटें बढ़ 2-3 सीटें बढ़ रही हैं। तमिलनाडु में 4-5-6 सीटें बढ़ रही हैं बीजेपी की। झारखंड में बीजेपी की सीट कुछ बढ़ रही हैं। तो आप देखोगे कि ये मोटा-मोटा बीजेपी की, अगर इन स्टेट्स की बात करूँ, वेस्ट बंगाल, साउथ के सारे स्टेट ले लीजिए, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, और उधर आप ले लीजिए वेस्ट बंगाल। तो अगर आप इन 6 स्टेट्स को ऐड करोगे, तो आपका रफ़ली 170 के आसपास आपकी सीट्स होती हैं। और लास्ट टाइम बीजेपी यहाँ पर 50 भी शायद नहीं जीत पाई थी। तो इस बार जो सर्वे दिखा रहा है वो बीजेपी को करीबन यहाँ पर 30 टू 40 सीट्स, 30 सीट्स के आसपास एडिशन दिखा रहा है। और मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि अगर बीजेपी को 350 सीट, 370 सीट जीतनी है, उसके लिए बीजेपी को 2 स्टेट्स में बहुत इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए। एक है केरला, दूसरा है पंजाब और तीसरा है आंध्र प्रदेश। 3 स्टेट्स में बीजेपी को कम से कम 15 सीट जीतनी पड़ेंगी, कम से कम। मुझे लगता है कि अ, उसमें से आंध्र प्रदेश से बीजेपी के लिए एक राहत की खबर आई है। टीडीपी के साथ बीजेपी का अलायंस हो रहा है। देखिए, अगर बीजेपी आंध्र प्रदेश में जाके सिंपल लड़ेगी तो बीजेपी इस बार तो नहीं जीत सकती है अपने दम पे अकेले। तो बीजेपी को वहाँ पे कोई ना कोई अलायंस चाहिए, और अगर टीडीपी आ जाए या वाईएसआर आ जाए, जो भी आ जाएगा वो बीजेपी को स्ट्रॉन्ग बना जाएगा। इनफैक्ट वो खुद भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो इस समय मोस्ट लाइकली जैसी न्यूज़ आ रही है कि टीडीपी का गठबंधन ऑलमोस्ट बीजेपी के साथ सर्टेन हो गया है। इट इज़ ओनली अबाउट सीट शेयरिंग की जो बात फंस रही है। इवेंचुअली वो भी हो ही जाएगा, क्लियर हो ही जाएगा। सो आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास एक पॉजिटिव न्यूज़ है। मुझे लगता है जो 15 सीट है, उसमें से आंध्र प्रदेश में बीजेपी कंट्रीब्यूट कर सकती है 3-4 सीट, 5 सीट में के आसपास। दूसरा आपका आता है केरला। केरला में बीजेपी के साथ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ तो आई हैं। एक तो देखिए, अनिल एंटनी जो हैं, ए.के. एंटनी के जो बेटे हैं, इस बार वो जीतने के उनके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो जीत सकते हैं। उनका खुद का बेस है, प्लस केरला में आरएसएस ने बहुत काम किया है, तो अब नाउ इट्स टाइम टू कैपिटलाइज़ ऑन ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन ओवर द ईयर्स, ओवर द डिकेड्स एक्चुअली। तो बीजेपी वहाँ पे काम, आरएसएस का जो नेटवर्क है, और देखिए जब पार्टी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है ना ग्रास रूट में, तो पहले क्या होता है, उसको डराया जाता है। जैसे आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों में आरएसएस के कई सारे वर्कर्स को वहाँ पे, या फिर लेफ्ट एंड आरएसएस के बीच में कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं और वहाँ पर ब्लडी क्लैशेस हुए हैं। तो वो एक इस बार, लेकिन अब चांस ऐसा है कि अब बीजेपी वहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। जब नेशनल लीडरशिप स्ट्रांग होती है तो उसका रब ऑफ इफेक्ट साउथ में, उस स्टेट में ही पड़ता है।
और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का जो विज़िट है, वो कंटिन्यूअसली एक एनीवे प्रधानमंत्री के बारे में तो खैर बात करना क्या ही बोलूँ, वो बंदे इतना मेहनत करता है बंदा कि अमेज़िंग, मतलब यू कैन हेट हिम और यू कैन लाइक हिम व्हाटएवर यू डू, बट यू कैन सर्टेनली गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। अपने मोटिवेशन के लिए, अपने विज़न के लिए वो बंदा एफ़र्ट बहुत लगाता है। मेरे ख़्याल से उससे बड़ा रोल मॉडल आज की डेट में इंडिया में नहीं है। तो आप एक चीज़ देखोगे तो प्रधानमंत्री का बहुत ज़्यादा विज़िट होता है। जब जब अभी लक्षद्वीप भी गए थे वो, तो वो भी एक अच्छा खासा न्यूज़ बना था। तो इन सब चीज़ों का एक होता है ना, बूँद-बूँद से ही सागर भरता है। तो प्रधानमंत्री का जो बूँद है वो हारें चाहे जीतें, उनको सेटबैक मिले चाहे कुछ मिले, वो अपनी धुन पे लगे रहते हैं। और इवेंचुअली इसीलिए उनका जो परिश्रम है वो एक रोड मैप बिछाता है, जिसको बोलते हैं रोड मैप, तो रोड मैप एक बिछता रहता है और बाद में उसको कैपिटलाइज़ करते रहते हैं वो। तो अब मेरे ख्याल से आरएसएस ने भी काफ़ी इसमें स्ट्रॉन्गली हेल्प किया है और करते आ रहे हैं। और अब टाइम आ गया है जबकि केरला में बीजेपी इज़ रेडी फॉर अ बिग रोल। और दूसरा रीज़न ये भी है कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी ऑल टाइम लो है, मुझे लगता है, ऑल टाइम लो है। 2014 में भी कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी इतनी लो नहीं थी जितनी लो अब हो गई है। देखिए पार्टी लोग छोड़ के जा रहे हैं। कोई ऐसा आपको नाम नहीं सुनाई पड़ा होगा जो कि बोला होगा कि मैं कांग्रेस जॉइन कर रहा हूँ। सब बोल रहे हैं या तो बीजेपी जॉइन कर रहे हैं या कोई लोकल पार्टी और जॉइन कर रहे होंगे, बट कांग्रेस तो कोई नहीं जॉइन कर रहा है। तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी तो बहुत ही कम है, बट ये है कि कांग्रेस इज़ सच अ बिग मैमथ, बोलता है ना, इतना बड़ा हाथी है कांग्रेस कि 18-20 करोड़ वोट भी अभी तक ले रहा है, तो उनके एक क्रेडिबिलिटी, एक कांग्रेस के सपोर्टर्स तो हैं ही, एक उनका बेस तो बना ही हुआ है। बट वो बेस कब तक रहेगा? वो इरोज़न भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक वोट बेस बन गया तो वो सीमेंटेड हो गया, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो मायावती के जो कोर वोटर्स हैं, वो वोटर्स भी अब शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल चिपके हुए थे मायावती जी के साथ, बट जैसे-जैसे मायावती जी कमज़ोर हो रही हैं, कन्फ्यूज़ उनके वोटर्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनको तो वोट देना है ना, तो किसको वोट देंगे वो? दैट इज़ द रीज़न। और सेम चीज़ कांग्रेस साथ भी हो रही है। कांग्रेस के वोटर्स तो हैं, वेट कर तो रहे हैं वो कि राहुल गांधी कुछ ऐसा करें। अच्छा, राहुल गांधी कोई साइन भी नहीं दे रहे हैं। तो केरला में तो डेफ़िनेटली कांग्रेस खराब ही हो रही है। और इनफैक्ट आप देखे होंगे वायनाड से भी लेफ़्ट ने मना कर दिया, लेफ़्ट ने इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतार दिया है राहुल गांधी के खिलाफ। तो लेफ़्ट तो वहाँ पे नहीं पीछे हो रही है। तो एक बीजेपी को इससे प्लस पॉइंट मिलेगा वहाँ पर कि कांग्रेस की कमज़ोरी का, और प्लस उनके यहाँ जिन्होंने 2-3 लोगों को ऐड किया है। एक तो अनिल एंटनी मैंने आपको बताया, दूसरा के करुणाकरण की जो बेटी हैं पद्मजा वेणुगोपाल, उन्होंने जॉइन किया है। अच्छा, के करुणाकरण की जो लेगेसी है, ये लेगेसी इतनी स्ट्रॉन्ग है रही है कांग्रेस में, इतनी स्ट्रॉन्ग रही है कि इस लेगेसी से अगर आप कोई बाहर आता है, तो ये इनवेरिएबली बहुत बड़ा सेटबैक होता है ये, राइट? अब के करुणाकरण वगैरह वो ग्रास रूट लीडर्स थे जिन्होंने कांग्रेस को बनाया था। जो कांग्रेस को जो 18 करोड़ का वोट आप देखते हो आज की इतनी गिरी से गिरी हालत में भी, वो 18 करोड़ का बेस बनाने में इन करुणाकरण जैसे लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने कांग्रेस को सँवारा था। मैंने वो और लगभग 65 से लेकर 91-95 तक वो लगातार एमएलए रहे हैं, कभी नहीं हारे। और 3-4 बार सीएम रहे हैं वो केरला के। उनकी बहुत पॉलिटिकल लेगेसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लेगेसी है। जब उनकी बेटी छोड़ के आती है, तो आप ही समझ लो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये शायद कांग्रेस ने इस चीज़ को रोका नहीं। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा, मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस रोकती क्यों नहीं किसी को। अच्छा, वैसे एक बात ये भी हो सकती है, कांग्रेस रोकना चाहती भी होगी, बट लोग नहीं रुकते हैं। सी, अल्टीमेटली एवरी पॉलिटिशियन हैज़ टू डू हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन अ वे, दैट्स हिज जॉब। तो अगर जैसे आप प्राइवेट जॉब में होते हैं या कोई भी जॉब में आप करते हो, तो अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, देन यू लुक फॉर अदर ऑप्शन, राइट? आपको लगता है कि आप कहीं चले जाओ, आप स्विच करते हो कंपनी, सेम पॉलिटिक्स में भी होता है। तो आप इसको चाहे ईडी सीबीआई का एक अमली जामा पहना दो, जो कि गलत नहीं है, काफ़ी हद तक गलत नहीं है, लेकिन अगर वो उसको आप हटा भी दो, तब भी लोग जा ही रहे हैं। तो वो जो एक्सोडस है ना, वो जो पलायन, वो पलायन तो जारी है, निरंतर जारी है। तो आपको एक सिग्नल तो यहाँ पे मिल जाता है, एक
कि जब कोई अलायंसेस बनते हैं तो आपको सिग्नल समझ में आ जाता है कि हाँ, वो पार्टी स्ट्रांग है तभी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड रियलिटी जो पता चलती है वो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही पता चलती है, हम लोगों से ज़्यादा। तो जब वो किसी से अलायंस स्टिच करते हैं या चाहते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि पलड़ा किसका भारी है। तो आपको तो कहीं और ओपिनियन पोल देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। और अब आप एक चीज़ देखोगे कि रिपोर्टर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ टाइम पीपल आर रिपोर्टिंग। तो अगर आप नाविका का शो भी देखते होंगे, इंडिया टीवी का शो भी देखते होंगे, और भी टीवी टुडे का शो भी देखते होंगे, सीएनएन का भी शो भी देखते होंगे, तो जनरली आपको ये समझ में आ रहा है कि अब कई सारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो कि जो कि से फॉर एग्जांपल एंटी गवर्नमेंट थे, वो अब जो आज से 10 महीने पहले तक बोल रहे थे नहीं नहीं सब कुछ बढ़िया है, एक फॉर्मेडेबल अलायंस बन रहा है, इंडिया अलायंस बन रहा है, और ये 1977 के बाद जैसा इंदिरा गांधी के खिलाफ अलायंस बना था वो बहुत स्ट्रांग हुआ था, वैसे ये अलायंस भी बहुत स्ट्रांग बनेगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट तो वो उस होप में थे और उनको लग रहा था कि ऐसा होगा, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। तो जो उनका भी जब अगर माइंडसेट चेंज हो रहा है तो आप ये समझ लो कि चीज़ें अब बदल रही हैं। अब हवा का रुख एक दिशा में जा रहा है। पहले अब कन्फ्यूज़न नहीं है, रुख में कन्फ्यूज़न नहीं है। तो अब उनको भी समझ में आ रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ उनको भी दिखाई पड़ रही हैं। तो मैंने अभी सुना था कि कई सारे कांग्रेस के जो नॉट कांग्रेस कांग्रेस सपोर्टर्स जो स्पोक्स पर्सन आते हैं, संजय झा हैं, आशुतोष हैं, वो भी अब ये बात बोल रहे हैं कि भई इट्स वो अब इस बात पे ज़रूर बात करें कि हाँ, कांग्रेस की बीजेपी अभी 370 नहीं पहुँच रही है, 350 नहीं पहुँच रही है, 330 नहीं पहुँच रही है, वो बीजेपी 303, 304 के आस-पास पहुँच रही है। बट हाँ, जीत बीजेपी रही, इस बात में उनको कोई शंका नहीं दिखाई पड़ रही है। दैट इज़ नाउ इवन फॉर देम इट इज़ अ डन डील। तो वो एक आपको उससे भी एक हवा का रुख समझ में आता है कि रिपोर्टर्स और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, जब वो भी कोई चीज़ देखना शुरू करते हैं, तो हालाँकि अभी संदीप चौधरी नहीं देख रहे हैं, वो अभी भी उनको लग रहा है कि कुछ हो जाए, कुछ खेला हो जाएगा। अ तो वो उनका तो बस मुझे लगता है वैसे थोड़ा-सा बायस्ड रहते हैं वो। और कई सारे उनके जो वो आपको सेंस आ जाता है। यार अब मेरा तो साथ मुझे तो सब यही बात दिखी रहती है, अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, अच्छा देखिए बायस तो आपको होना ही पड़ेगा बिकॉज़ यू आर ह्यूमन बीइंग, आप बायस तो होते ही होते हो। तो उसमें इधर ही लोग बायस हैं, ऐसा नहीं है, बायस दोनों साइड से ही हैं, ठीक है? बट फिर एक चैलेंज है, मुझे लगता है इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो उस केस में बेस्ट यही हो सकता है कि आप बायस होते हुए भी अपनी बायस्ड को अपने प्रोफ़ेशन पे मत लेके आओ। दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई फ़ील कि एज़ अ रिपोर्टर आपको करना चाहिए। और लेकिन हाँ, वो आप ना बोलते हुए भी अल्टीमेटली आपका जो एजेंडा है वो साफ-साफ समझ में आता है। अ, तो एक टाइम में मैं रवीश कुमार को बहुत लाइक करता था। काफ़ी लाइक करता था, उनकी उनकी हिंदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, अच्छा बोलते हैं, बोलते तो खैर अच्छा ही हैं। बट फिर वो दिखाई पड़ने लगता है कि आपका इंटेंशंस कुछ और ही हैं, तो थोड़ा-सा चैलेंज आने लगता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था आपसे कि आपको इंडिकेटर्स मिलने लगते हैं, तो अगर आपने शोभा डे का भी वो चीज़ देखी होगी इंटरव्यू जो उन्होंने उनके साथ किया था, बरखा दत्त के साथ किया था। तो शोभा डे जनरली जो जो बीजेपी सपोर्टिंग पॉपुलेशन है, वो शोभा डे को जनरली पसंद नहीं करती है। मैं तो पसंद करता हूँ बाय द वे। बट मेरा कोई पर्सनल बायस नहीं है उनके खिलाफ। बट ये बात तो समझ में आता है कि हाँ, शी इज़ एंटी एंटी मोदी, ऐसा दिखाई पड़ता था। बट अभी जो उन्होंने बात बोली है रिसेंटली बरखा दत्त के इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था मोदी के पास जो पर्सनैलिटी है व्हिच इज़ वेरी कैरिस्मेटिक। ही हैज़ गॉट यू नो ही हैज़ गॉट शार्प मेमोरी एंड ही इज़ वेरी कैरिस्मेटिक। सो व्हेन ही कम्स, सो ही कम्स विद एन ऑरा। और शी also used the word reese, which is a word for which is Gen Z word these days to when you are sexually attracted towards a person. तो she has used that word, but जो charismatic है, charisma है, she basically wanted to highlight the fact कि मोदी के पास एक charisma है, which is there is a magnet which attracts people across the gender। तो वो एक उन्होंने एक मोदी के बारे में एज अ पर्सन उन्होंने इसकी कमेंट्री दिया, ये कमेंट किया था, और जो कि बरखा दत्त ने भी जिस चीज़ को
एक्नॉलेज किया था कि हाँ वो चीज़ तो है। तो एनीवे मोदी में कुछ बात तो है ही, उसमें तो कोई देयर इज़ नो सेकंड थॉट। और मेरे ख्याल से उनका जो एफर्ट है, जो हार्ड वर्क है, वो तो अनमैच्ड है। कोई इतना हार्ड वर्क नहीं करता है। तो एनीवे और अभी जो तीसरा स्टेट है, जैसे हम आंध्र प्रदेश हमने बातचीत की, उसके बाद हमने केरला के बारे में बातचीत की। हम तीसरी बात करें अगर, तो हम बात करते हैं पंजाब। मुझे लगता है पंजाब बीजेपी के लिए अभी भी थोड़ी दूर की कौड़ी है, और इस बार पंजाब में बीजेपी तो कुछ नहीं कर पाएगी। अगर शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी जुड़ती भी है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी बहुत कीन नहीं है अलायंस बनाने के लिए, या आप ये कह सकते हो बीजेपी बहुत कीन नहीं है पंजाब में जीतने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बीजेपी की स्ट्रैटेजी होती है बीजेपी की। बीजेपी ने सामने वाले को इरेलीवेंट कर देती है, या फिर उनको खुद ही सेल्फ गोल करने के लिए मौका देती रहती है, और वेट करती है सही टाइम का। जैसे जब 2015 में, जब 14 में जब बीजेपी थंडर्स मेजोरिटी के साथ जीत के आई, और 2015 में एकदम से हार गई, उसके बाद 2019 में फिर 2020 में फिर हार गई। तो उस टाइम मेरे ख्याल सभी लोग ये बात सोच रहे होंगे ना कि यार मोदी दिल्ली क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, मतलब हर जगह जीत रहे हैं, इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट स्टेट जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश जीत गए, बिहार जीत गए, त्रिपुरा जीत गए। इतने सारे अनलाइकलीहुड स्टेट्स थे जो बीजेपी के लिए, वहाँ पे जीत गए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों आ रही है, ये दिल्ली में क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं ये? बीजेपी ने क्यों टाइम दिया कि कि मुझे लगता है ये ना मोदी का एक थोड़ा सा, मोदी या आरएसएस या बीजेपी जिस जो भी कहिए मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी को मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि उनके थॉट प्रोसेस है ये, कि वो सामने वाले को सेल गोल करने के लिए विवश करते हैं, वेट करते हैं, और वो कोई उस टाइप का काम नहीं करते। क्योंकि कोई शायद ये लगता हो कि अगर मैंने उनको एक बार हरा दिया, मान लीजिए कि एकदम से मोदी पहुंच गए भयंकर तरीके से, और उन्होंने हरा दिया उनको, या काफ़ी कंट्रोल में ला दिया, तो उसके बाद जब दोबारा फिर जीत के आ सकते हैं वो। ठीक है। तो बीजेपी का प्लान ये रहता है कि इनको थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रेजुअली इनको आप वीक करते जाओ, इतना वीक कर दो कि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। तो अगर आप देखो अरविंद केजरीवाल जो क्रेडिबिलिटी के साथ आए थे पॉलिटिक्स में, वो उस क्रेडिबिलिटी का ग्राफ अगर यहाँ पे था, तो अब वो ऐसे ही ऐसे आ रहा है। अब तो बिल्कुल टैंक कर गया है वो, अब बिल्कुल टैंक कर गया। अगर मुझे लगता है अगर आज की डेट में बीजेपी में लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो जाएंगे, तो बीजेपी में तो दिल्ली में तो मुझे लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल उतनी मेजोरिटी के साथ आ पाएंगे। आ तो जाएंगे अभी भी वो, लेकिन उतनी मेजोरिटी के साथ नहीं आ पाएंगे। तो लोगों का ना मोह भंग कराती है बीजेपी एक्चुअली, और उसके लिए बीजेपी वेट करती है। तो वो भी उनकी बहुत स्ट्रैटेजी है, बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की। और मुझे लगता है यही मोह भंग वो पंजाब में भी करवाने वाली है। कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो चुका है एक बार। बीजेपी का आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी वहाँ पे, वो सॉरी, आम आदमी पार्टी चला रही है गवर्नमेंट। बीजेपी वेट करेगी कि उसका मोह भी भंग हो जाए, उसके बाद फिर बीजेपी अपना चाल चलेगी। लेकिन हाँ, उसके लिए भी थोड़ा टाइम है, एटलीस्ट 5 साल टाइम है अभी। तो इस बार तो मुझे नहीं लगता बीजेपी वहाँ पे भी कुछ बहुत गेम, या बीजेपी बहुत कीन भी है। तो आंध्र प्रदेश और केरला, यहाँ से तो बीजेपी के पास अच्छी अच्छी न्यूज़ है ही। और इससे तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एक एज तो मिल ही गया है यहाँ पर। अ, और आने वाले टाइम पे भी थोड़ा सा एज मिलेगा। अच्छा, अभी तो इलेक्शंस की कैंपेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अब जो कैंपेनिंग स्टार्ट होगी तो आपको पता तो है कि नरेंद्र मोदी लोगों के पास एक अलग से एनर्जी आती है। होता है ना बैटरीज, उनकी एक बैटरी अलग से चार्ज होती रहती है एनर्जी के लिए, सॉरी इलेक्शन के लिए। तो जब इलेक्शन आएगा, तो वो उस टाइम पर वो उस बैटरी का तो दुगना तरीके से काम करते हैं। तो जिस टाइम पे इलेक्शन होगा उस टाइम पे तो ये जितने नंबर्स हैं, नंबर्स में भी तो और चेंज आएगा। और मुझे लगता है इवेंचुअली, अगर आज के डेट में बीजेपी को कोई हरा सकता है, तो सिर्फ बीजेपी हरा सकती है। राहुल गांधी तो डेफिनेटली नहीं हरा सकते हैं। अब राहुल गांधी ने एक अच्छा मुद्दा उठाया तो था, कास्ट वाला। मतलब अच्छा मुद्दा नहीं है, मेरे लिए अच्छा मुद्दा नहीं है वो। आई डोंट थिंक कंसिडर दैट एज अ गुड फैक्टर, ए गुड इशू। बट वो इशू तो है इंडिया में, तो उस इशू को फिर भी कैपिटलाइज तो कर सकते थे। इतना कैपिटलाइज नहीं कर सकते थे कि वो सत्ता बन जाती, लेकिन इतना कैपिटलाइज कर सकते थे कि हाँ उनके नंबर बढ़ जाते, प्लस बीजेपी का वो जो ग्रोथ है उसको रोक देते वो। डिक्लाइन तो नहीं करा पाते, लेकिन ग्रोथ को काफ़ी हद तक कुछ रोक देते वो। लेकिन वो उसमें भी करने पर असमर्थ रह गए हैं। एक्चुअली मुद्दे को पकड़ना राहुल गांधी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। कास्ट देखिए, ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो लोग कास्ट पे
धीरे-धीरे करके लोगों का बिलीव कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कास्ट लोगों का प्राउड नहीं है या लोग उससे अटैच नहीं करते हैं, करना भी चाहिए, कर सकते हैं आप। उसमें मतलब मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ अगर हमारे बाकी कंस्ट्रेंट्स आर मेट तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कास्ट में भी कोई इश्यू नहीं है। अगर आप विदिन अपने आप को एक रिलीजन फ़ोल्ड के अंदर मानते हैं, अपने आप को सनातन या इंडिया का जो ओरिजिन है, अगर आप उसके हिसाब से काम करें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम कास्ट में भी। लेकिन अब वो मुझे लगता है धीरे-धीरे करके कम हो रहा है। जो कास्ट की जो एफिनिटी थी पहले, वो ब्रेक हो रही है, ब्रेक होना भी चाहिए। अच्छी बात ये है एक्चुअली ये। तो अब वो मुद्दा राहुल गांधी के लिए जो मुद्दा उठा रहे हैं ना, मुद्दा उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं रह गया है। और दूसरी बात एक बात ये भी है ना कि जब गवर्नमेंट जो काम कर रही है, और मेरे ख्याल से जनरली सभी लोग को ये बात पता है कि गवर्नमेंट जो है वो सीधे लास्ट माइल कनेक्टिविटी या लास्ट माइल को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी पॉलिसी बना रही है, एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो आपके बहुत ज़्यादा मुद्दे बच नहीं पाते हैं। मुझे लगता है बीजेपी के लिए राहुल गांधी के लिए ये फैक्टर पकड़ना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहा। दूसरी बात ये होती है कि आप आपके मुद्दे तभी पब्लिक के पास चिपकते हैं जब आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपकी क्रेडिबिलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अनफॉर्च्युनेटली। और उस क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने कोई बहुत एफर्ट्स भी नहीं लगाए। देखिए, बोलना तो बहुत आसान होता है, सबसे आसान ये होता है कि मैं आपको माइक पकड़ा दूँ, आप बोलना शुरू कर दो। वैसे भी बोलते हैं ना, इंडियंस आर आर्गुमेंटेटिव, तो वी आर आर्गुमेंटेटिव एनीवे, वी वांट टू स्पीक। तो वो तो कोई बंदा भी कर लेगा। माइक पकड़ते हर बंदा बोलने लगता है, और राहुल गांधी भी इसमें से कोई डिफरेंट नहीं है। मतलब अगर आप उनको उनके नाम के आगे गांधी गांधी हटा दो तो क्या ही हैं वो। मतलब इज जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, नो एक्स फैक्टर। बट नरेंद्र मोदी में अगर आप पीएम भी हटा दो या सीएम भी हटा दो, तब भी नरेंद्र मोदी में एक्स फैक्टर था, और वो एक्स फैक्टर है। एक विज़न है, एक एक्साइटमेंट है बंदे के पास, एक एनर्जी लेवल, एक डिसिप्लिन है। तो वो चीज़ है, आप उसको अच्छा मानो बुरा मानो आपके ऊपर है, बट वो तो है, उसको आप नकार नहीं सकते हो। तो कास्ट फैक्टर राहुल गांधी जो लेकर आ रहे हैं ना, उसका आप एक्चुअली मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा स्टीम बचा है अब। नाउ इट इज़ फिजलिंग आउट कंप्लीटली, और आने वाले टाइम पे वो फ्लैटन आउट हो जाएगा। इट इट विल नो लॉन्गर रिंग बेल्स। एड मैक्स यही हुआ कि कुछ मैंने आपको वैसे पहले भी कहा था कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर इसका 0.1% भी आप ले लो तो दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो हो सकता है वो ह्यूज नंबर सड़क पर उतर जाए, हो सकता है वो उसको आप मोबिलाइज़ कर लो या वोकल बना दो, या उनको थोड़ा-सा आप एग्रेसिव बना दो। वो सब चीज़ें हो सकती हैं, बट बियॉन्ड अ पॉइंट मुझे नहीं लगता उसके अलावा और भी कुछ बचेगा। और अब दूसरी बात है, द वे यू आर अप्रोचिंग टू दिस, आप मतलब पहली बात तो आपको थोड़ा-सा स्टडी कर लेना चाहिए कास्ट को लेकर। थोड़ा-सा कास्ट का इक्वेशन देख लेना चाहिए। अब सिर्फ़ कास्ट, ओबीसी सब क्या, और अब आज की डेट में अगर वही बात बोल रहे हैं, मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। नहीं होंगे। हालाँकि फैक्चुअली बात गलत है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने खुद को ओबीसी बनाया, वो ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। तो अजीब-सा डर नहीं लगता है कि ओबीसी पैदा नहीं होता है? यार कौन ओबीसी पैदा होता है? या कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन पैदा तो नॉर्मल बच्चे ही होता है, बच्चे सभी के एक ही जैसे होते हैं। तो वो एक्चुअली इर्रेलेवेंट है वो, इर्रेलेवेंट है, लॉजिक लॉजिक नहीं है, फैक्ट गलत नहीं है, लेकिन इर्रेलेवेंट और इलॉजिकल है। तो अब नरेंद्र मोदी भले चाहे ओबीसी पैदा हुए हैं चाहे ना हुए हैं, मोदी अगर ओबीसी नहीं भी होते, तब भी लोग मोदी का जो ग्राफ है वो ऐसे ही बढ़ रहा होता, मोदी का स्टेचर ऐसे ही होता, उनका करिश्मे में कोई कमी नहीं आई होती। वो ओबीसी हैं इसलिए नहीं करिश्मेटिक हो गए हैं, या वो अपर कास्ट या लोअर कास्ट के हैं इसलिए करिश्मेटिक हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ करिश्मेटिक बिकॉज़ ही इज़ करिश्मेटिक, दैट्स इट। ठीक है? तो ये एक उनका जो अल अल्प ज्ञान कह सकते हैं, या फिर अजीब-सा उनका ज्ञान है कुछ। लेकिन हाँ, जो भी कुछ है, एक बात तो मुझे लगता है कि अब लोगों को शायद ये बात बोलना नहीं चाहिए कि ही इज़ अ पप्पू। ही इज़ नॉट अ पप्पू। एक्चुअली उनके इंटेंशंस मुझे सही नहीं लग रहे हैं, राहुल गांधी के, अनफॉर्चुनेटली। और ये चीज़ और ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गई है। मैं जनरली लोगों को इतनी जल्दी नकारता नहीं हूँ, और मेरा हमेशा अपने आई एम ऑलवेज़ रेडी टू चेंज माय ओपिनियन। बट मतलब मैं फ्लेक्सिबल हूँ काफ़ी मामले में, मुझे लगता है फ्लेक्सिबल होना भी चाहिए। मेरा कोई स्टेटेड
एम नहीं है। आज के डेट के लिए मैं यहाँ पर हूँ, कल को मैं और हो सकता हूँ। हाँ, एज़ लॉन्ग एज़ मुझे ये लगता है कि हाँ, दिस गाय इज़ थिंकिंग फॉर द कंट्री, दैट्स गुड फॉर मी, राइट। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जो हैं वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। मुझे लगता है उनका इंटेंशन सही नहीं है। वो थोड़े-से खतरनाक टाइप के विचार वाले वो बंदे हो गए हैं, और जो कि अ, उनकी पार्टी के लिए तो सही बिल्कुल नहीं है, इंडिया के लिए भी सही नहीं है। तो बेटर है कि कोई दूसरा अपोजिशन लीडर आए, वो ज़्यादा अच्छा होगा इंडिया के लिए, रादर देन राहुल गांधी का। इट्स मोर लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऑलराइट, सो यही सब बातें, और भी कई सारी चीज़ें हुई हैं अभी पिछले कुछ टाइम पे। मेरे ख्याल से आपने शायद वो रिपोर्ट पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, कि रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट है यूके का, विच इज़ वेरी क्रेडिबल थिंक टैंक, वेरी वेरी क्रेडिबल थिंक टैंक। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 200 साल के आसपास पुराना थिंक टैंक है ही। उसने प्रेडिक्शन किया है कि इंडिया और चाइना का वॉर होगा 2025 और 2030 में। तो मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि एक प्रेडिक्शन लिस्ट बनाता हूँ कि व्हाट डू आई फील कि 2024 से 2029 में नरेंद्र मोदी क्या चेंज करने वाले हैं, वर्ल्ड वाइज चीज़ें कैसी होने वाली हैं। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो मैं उसके लिए फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। बट अभी उनका ये एक प्रेडिक्शन आया है कि चाइना और इंडिया का वॉर 2025 से 2030 तक में ऑलमोस्ट इमिनेंट है, ऑलमोस्ट होने वाला है। और उसके वजह ने जो जो अपने रीज़न दिया है कि जो जो तिब्बतन वाला बेल्ट है, वो चाइना का बेसिकली इम्पोर्टिंग बेल्ट है, एनर्जी इम्पोर्ट का बेल्ट है, जहाँ पर वो किर्गिस्तान और उधर से आपके अदर सेंट्रल एशियन कंट्री से जो ऑयल्स वगैरह लेते हैं, पर ऑयल एंड गैस लेते हैं, तुर्कमेनिस्तान हो गया उस साइड से, तो वो सब उसी रास्ते से आता है। तो और वहाँ पर इंडिया का भी अपना स्ट्रॉन्ग एक इंडिया ने अपनी इंडिया आर्मी फोर्टिफाई कर रखा है उस एरिया को। तो चाइना चाहेगा कि उस एरिया को, मतलब इट्स लाइक कि चाइना के पास दो रास्ते हैं एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए। एक तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव वाला जो एरिया है, और तीसरा आपका जो मलक्का स्ट्रेट वाला एरिया है, जहाँ पर जो इंडियन ओशन वाला एरिया है। करंटली इंडियन ओशन वाला एरिया से ही चाइना का पूरा इंपोर्ट होता है ऑयल का। चाइना इज़ नॉट अ पेट्रोलियम कंट्री, चाइना भी इंपोर्ट ही करता है अपने प्रोडक्शन, अपने ऑयल को। तो चाइना वहाँ से लेके जाता है। अब वहाँ पे ऑलरेडी अंडमान निकोबार है, तो वहाँ पे इंडियन नेवी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर किसी टाइम पे चाइना को अगर हमें ट्रिपल करना होगा, तो हम वहाँ पर मलक्का स्ट्रेट में हम इंडियन 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 नेवी वहाँ पर उस चीज़ को टेक केयर कर सकती है। और नॉर्थ में कश्मीर वाला जो एरिया है, अक्साई चीन वाला जो एरिया है, वहाँ पर वो दूसरा वो एरिया चाइना के पास ऑयल इंपोर्ट कराने का। तो एक जगह तो इंडिया ने फोर्टिफाई कर रखा है, इंडिया जब चाहे तब चाइना को वहाँ पर स्ट्रैंगल कर सकती है। और दूसरा ये है कि जो नॉर्थ वाला जो साइड है वहाँ पर जहाँ पे पाकिस्तान चाह सॉरी चाइना चाह रहा है कि ऑयल इंपोर्ट करा सके, बट उसके थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। और वो चाह रहा है कि वो वहाँ पर उसको इंडिया से खतरा है। तो हो सकता है ये RUSI जो रॉयल यूनिवर्सिटी सॉरी रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट है, उसका जो प्रोडिक्शन है कि इंडिया चाइना का वॉर होगा, मुझे नहीं लगता, बट ये उनका प्रोडिक्शन है। और वो काफ़ी क्रेडिबल थिंक टैंक हैं, तो उनकी बात को ऐसा लाइटली ऐसा श्रग ऑफ करना भी सही नहीं है। बट दैट्स जस्ट जस्ट माई प्योर गट फीलिंग विद सम रैशनैलिटी इन इन दैट। सो ये पॉइंट है। इनफैक्ट और भी चीज़ें हुई हैं। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि शायद हम लोग बहुत कम बात करते हैं इसके बारे में। उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। इनफैक्ट इंडियन नॉर्थ ईस्ट का जो बेल्ट है, उसको पूरा का पूरा सर्वे करा कर रखा है। पाम ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया से, उसका हम कम कराकर, उस इंपोर्ट को कम करा के हम यहाँ पर पाम ऑयल को कल्टीवेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रॉन्ग एक मूव है। उससे लोकल यू नो लोकल एम्पावरमेंट तो बढ़ता ही पड़ता है, फार्मर्स को, कल्टीवेटर्स को। इंडिया का इम्पोर्ट बिल भी बंद होता है। प्लस एक बहुत ही अच्छा एक नेशन को डेवलप करने का तरीका होता है, और नॉर्थ ईस्ट से हो रहा है, तो ये बहुत भी अच्छी बात है। उसके अलावा आप देखो नॉर्थ ईस्ट में भी कई सारे पीस डील्स हुए हैं। मेरे ख्याल से अल्फ़ा भी अब कम्प्लीटली डिसबैंड हो गई। डिसबैंड तो खैर पहले भी हो गई थी, बट अल्फ़ा ने क्या किया है कि अब एक होता है कि हम हथियार डाल दिए हैं, सरेंडर कर दिया, मतलब मैं आपसे हार गया हूँ फिलहाल। दूसरा तरीका होता है कि मैंने हथियार छोड़ दिया है। हथियार डालना और हथियार छोड़ने में फ़र्क होता है।
उल्फन हत्या छोड़ दिया है अब। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऐसे ही आपका मणिपुर में एक यूएनएफ है, यूएलएफ या सम अल्ट्रा लेफ्ट विंग मूवमेंट देयर इन मणिपुर आल्सो। उसका भी पीस अकॉर्ड हुआ है। ये सारे काम ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो कि अमित शाह जी अपने हिसाब से काम करते रहते हैं बैकग्राउंड में। तो अच्छी बात है, सारी गुड गुड न्यूज़ हैं सारी की सारी। अ, और दूसरा, क्योंकि मैं एनर्जी सेक्टर से ही हूँ, तो ये पीएम किसान जो ये आवास योजना, पीएम किसान सूर्य घर योजना जो आ रही, सॉरी नॉट किसान, पीएम सूर्य घर योजना जो आ रही है, वो भी एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है एनर्जी सेक्टर। और मुझे लगता है एक 3 किलोवाट तक का इसके लिए सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, 300 यूनिट फ्री बनाने का ट्राई कर रही है। और प्लस आपको एनर्जी प्रोड्यूसर बना रही है, जिसको हम लोग टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं प्रोज्यूमर्स। मतलब आप एनर्जी प्रोड्यूस भी कर रहे हो, एनर्जी कंज्यूम भी कर रहे हो, और जो नेट एनर्जी बचती है उसको आप बेच भी रहे हो। तो इससे बहुत बड़ा इकोसिस्टम खड़ा होगा पक्का, ये बात आप मान के चलो। क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सोलर पैनल। जब आप सोलर पैनल लगाते हो तो फिर आपको साथ साथ उसके इक्विपमेंट भी लगाने पड़ते हैं, नेट मीटरिंग लगानी पड़ेगी, कोई बंदा मेंटेनेंस के लिए बंदा तैयार होगा, कोई इंस्टॉलेशन तैयार होगा, सोलर आके पैनल्स बिकेंगे, वायरिंग बिकेगी, तो एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है। इनफैक्ट ग्रिड का पूरा आपका ग्रिड इंटीग्रेशन होगा, तो कई सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो कि एक पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करती है। सब्सिडीज़ वाला भी है, तो इसमें बहुत सारी फर्म्स ऐसी भी आएंगी जो कि बोलेंगी भाई सब्सिडी मिलेगा कैसे गवर्नमेंट से, हाँ व्हाट आर द स्टेप्स, वो कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं, कैसे भरने पड़ते हैं, इसके लिए कंपनीज आएंगी। तो एनीवे ये सारी चीज़ें एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया के साथ। सो आज से बात करने का प्लान ही था टाइम्स नाउ का सर्वे का ही, बट हमने कई सारी चीज़ों पर बात कर लिया, तो मेरे ख्याल से आई शुड स्टॉप नाउ। और मिलते हैं मेरे ख्याल से एक अगला पॉइंट में, जो मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया के जो 24 से 29 में अगर प्रधानमंत्री बनते हैं दोबारा, तो वो क्या करने वाले हैं, इसमें मेरा फीलिंग्स क्या है या मेरा टेक क्या है। सो आई कम बैक विद दैट। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, और अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छी होप के साथ रहिए, और खूब सारा मुस्कुराते रहिए। ऑल राइट, नमस्कार।